अस्सलाम वालेकुम स्टूडेंट्स। आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग फिज़िक्स का सेक्शन जो है सॉल्व करने वाले हैं 25 मार्क्स का। और ये जो सेक्शन था ये सिंध कॉलेज एजुकेशन एप्टीट्यूड टेस्ट सिस्टम जो इस साल पेपर हुआ है ई कैट का मॉडल टेस्ट प्रिपरेशन है। बेसिकली एक अच्छा, बहुत ही अच्छा स्टेप है तमाम स्टूडेंट्स के लिए जो एप्टीट्यूड के लिए तैयारी कर रहे हैं या देखना चाहते हैं कि कितना वो तैयारी कर चुके हैं। तो एक अच्छा प्रोजेक्ट जो है वो कॉलेज एजुकेशन डिपार्टमेंट की तरफ से लॉन्च किया गया और बाकायदा इसका टेस्ट लिया गया है आज यानी कि 18 तारीख को। तो ठीक है, आज की इस वीडियो के अंदर हम लोग सॉल्व करेंगे इसका फिजिक्स का सेक्शन और देखते हैं कि आप लोग के आंसर्स किस किस्म के थे। बाकी अगर फिजिक्स के अलावा कोई और सा अपलोड करना हो तो बिल्कुल बताना, कोशिश करेंगे इंशाल्लाह उसको भी अपलोड करने की। तो 26 से जो है वो फिजिक्स का सेक्शन स्टार्ट हुआ है और जो है वो टोटल 25 MCQs हैं फिजिक्स के। स्टार्टिंग विद क्वेश्चन नंबर 26, द डायमेंशंस ऑफ ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी आर। जो डायमेंशन होती है ग्रेविटेशनल कांस्टेंट यानी कि कैपिटल जी की, वो क्या होती है? तो वैसे तो बहुत मरतबा मालूम करवा चुका हूँ मैं डिफरेंट क्लासेस के अंदर, लेकिन देखिए एफ बराबर होता है कैपिटल जी m1 m2 ओवर आर स्क्वायर। यहाँ से अगर आप वैल्यू निकालोगे जी की, तो जी की वैल्यू क्या बनेगी? जी की वैल्यू बन जाएगी एफ आर स्क्वायर डिवाइडेड बाय m1 और m2। अब अगर हर एक की डायमेंशन निकालना चाहते हैं, अगर आप कैपिटल जी की डायमेंशन निकालना चाहते हो, एफ की डायमेंशन होती है MLT-2, आर यानी कि डिस्टेंस है, इसकी डायमेंशन होती है एल, तो आर का स्क्वायर है तो एल का स्क्वायर आ जाएगा, और m1 और m2 लिखा हुआ है तो इन दोनों की डायमेंशन m होगी तो m का स्क्वायर हो जाएगा। एक m से एक m होगा कैंसिल, और अगर रीअरेंज करेंगे तो m ऊपर जाके हो जाएगा इनवर्स, l हो जाएगा 1 और पावर 2 यानी कि क्यूब, और ये हो जाएगा t-2। तो m इनवर्स l क्यूब t-2 हमें ढूंढना है। m इनवर्स l क्यूब और t-2, दिस वन जो सी वाला आंसर है वो करेक्ट है। m इनवर्स और l क्यूब है और t-2 है। क्वेश्चन नंबर 27, द फाइंड द प्रोजेक्शन ऑफ वेक्टर a ऑन टू द डायरेक्शन ऑफ वेक्टर b। वेक्टर a का साया बनाना है वेक्टर b के ऊपर। ठीक है जी, तो क्वेश्चन नंबर 27 है ये हमारा। क्या करना है? बेसिकली अगर मैं मालूम करना चाहता हूँ, फॉर एग्जांपल अगर मैं लिखता हूँ वेक्टर a डॉट वेक्टर b, तो इसका मतलब होता है पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और फिर आता है दूसरे वेक्टर का साया जो पहले वेक्टर पे बने। तो ये तो गलत हो जाएगा ना, हमें तो a का पोजीशन b पर बनाना है। इस वजह से जब हम उसको रीअरेंज करेंगे तो ऐसा हो जाएगा, b डॉट a अगर हम मालूम करेंगे तो ये बराबर हो जाएगा पहले वेक्टर का मैग्नीट्यूड और दूसरे वेक्टर का साया जो बने पहले वेक्टर पे। तो मुझे a का प्रोजेक्शन b पर मालूम करना है, ये बराबर हो जाएगा b डॉट a डिवाइडेड बाय b का मैग्नीट्यूड। तो सीधी सी बात है, बस ये दो चीज़ें मालूम कर लो, b डॉट a मालूम कर लो और मालूम कर लो b का मैग्नीट्यूड, दोनों को डिवाइड करा लो। तो सबसे पहले b डॉट a मालूम करते हैं। वेक्टर b की वैल्यूज़ क्या है? वेक्टर b की वैल्यूज़ हैं ये रही, i प्लस 2j प्लस 2k, i प्लस 2j प्लस का 2k, वेक्टर b आ गया और इसका डॉट प्रोडक्ट लेना है वेक्टर a के साथ। वेक्टर a है 2 माइनस 3 प्लस 6, 2 माइनस 3 प्लस का 6। ठीक है जी, तो b डॉट a मालूम कर रहे हैं पहले। डॉट प्रोडक्ट का सिंपल सा रूल, i वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, j वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और k वाली वैल्यू से मल्टीप्लाई होती है, और i डॉट i j डॉट j k डॉट k बराबर होता है 1k। सो 1 2 जार 2 हो जाएगा, प्लस 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 और प्लस माइनस माइनस, 2 3 जार 6 और फिर प्लस 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 हो जाएगा, 2 6 जार 12। तो ये कितना हो जाएगा? ये हो जाएगा 12 माइनस 6 6 और प्लस 2 करेंगे तो ये हो जाएगा बराबर 8 के। b डॉट a बराबर आ गया 8 के। और अब हमें मालूम करना है b का मैग्नीट्यूड। b का मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला क्या होता है? मैग्नीट्यूड का फॉर्मूला होता है x का स्क्वायर y का स्क्वायर z का स्क्वायर। तो b के देख लो क्या क्या है, i के साथ लिखा है 1, j के साथ लिखा है 2, k के साथ लिखा है b में 2। तो कितना बनेगा ये हो जाएगा हमारे पास 1 प्लस 4 प्लस 4, यानी कि कितना बनेगा? √9। और √9 का मतलब हो गया कि b का मैग्नीट्यूड किसके बराबर आ गया? b का मैग्नीट्यूड बराबर आ गया 3 के। सो फाइनली इक्वेशन 1 इम्प्लाइज दैट a का साया जो b पर बन रहा है वो बराबर है b डॉट a। b डॉट a का आंसर 8 आया है, और जो हमारे पास b का मैग्नीट्यूड है उसका आंसर 3 के बराबर आया। इसका मतलब आंसर होना चाहिए 8/3, 8/3 जो कि a है, यही करेक्ट आंसर है।
Question number 28. In uniform circular motion, net torque acting on a body will be. यूनिफॉर्म सर्कुलर मोशन के अंदर जो नेट टॉर्क किसी बॉडी पे अप्लाई हो रही होती है वो बराबर होती है जीरो की, क्योंकि अगर वो जीरो नहीं होगी तो वो सर्कुलर मोशन यूनिफॉर्म नहीं रहेगा, बल्कि उसमें स्पीड जो है वो चेंज होती रहेगी। स्पीड के कांस्टेंट होने के लिए जो नेट एक्सटर्नल टॉर्क है वो जीरो होना चाहिए। क्वेश्चन नंबर 29. स्लाइडिंग फ्रिक्शन इज स्लाइटली. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो स्लाइटली क्या होती है? लेस ग्रेटर इक्वल स्लाइटली लेस देन द लिमिटिंग फ्रिक्शन. जो स्लाइडिंग फ्रिक्शन है वो थोड़ी सी कम होती है लिमिटिंग फ्रिक्शन से, इसी वजह से तो बॉडी स्लाइड कर पाती है। तो खुद सोचो ना, लिमिटिंग फ्रिक्शन वो है जो कि जस्ट बॉडी को स्टॉप रखती है, और स्लाइडिंग फ्रिक्शन के अंदर क्या होता है, जो ऑब्जेक्ट है वो क्या करता है, स्लाइड करता है। तो स्लाइडिंग फ्रिक्शन थोड़ी सी कम होती है एज कंपेयर टू लिमिटिंग फ्रिक्शन। क्वेश्चन 30. रोटेटिंग स्पेसशिप सप्लाईज आर्टिफिशियल ग्रेविटी. जो रोटेटिंग स्पेसशिप होती है वो आर्टिफिशियल ग्रेविटी को सप्लाई करती है फॉर द पैसेंजर्स के लिए। तो क्या होता है, देयर अपेरेंट वेट इज सेम एज दैट ऑन अर्थ. जब आर्टिफिशियल ग्रेविटी प्रोड्यूस करते हैं तो वो उतनी ही प्रोड्यूस की जाती है जितना कि ज़मीन पर है, ताकि जो एस्ट्रोनॉट्स हैं, जो पैसेंजर्स हैं, उनको अपना वेट उतना ही लगे जितना कि अर्थ पर लगता है। फॉर डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस फेज डिफरेंस ऑफ टू वेव्स इज इक्वल टू 180 डिग्री. फेज चेंज ऑफ 180 डिग्री होता है जब डिस्ट्रक्टिव इंटरफेरेंस होता है, और 180 को बेसिकली हम लोग शो करते हैं पाई से। क्वेश्चन नंबर 32. एक एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप है, हैज एन ऑब्जेक्टिव लेंस जिसकी पावर 4 डायोप्टर है. ऑब्जेक्टिव की पावर जो है 4 डायोप्टर है। ये आ गया हमारे पास, 32 को सॉल्व कर रहे हैं। पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव कितनी है? पावर ऑफ ऑब्जेक्टिव हमारे पास है 4 डायोप्टर्स. ठीक है, इसको लिख देते हैं यहाँ पे, 4 डायोप्टर्स आगे। उसके बाद आगे क्या लिखा है, द लेंस इज प्लेस 30 सेंटीमीटर फ्रॉम द आई पीस. दोनों लेंसेज के दरमियान का जो डिस्टेंस है वो है 30 सेंटीमीटर. 30 सेंटीमीटर, ठीक है। और इसी के साथ साथ व्हेन द टेलीस्कोप इज एडजस्टेड फॉर द मिनिमम आई स्ट्रेन द एंगुलर मैग्निफिकेशन इज, एंड वी हैव टू फाइंड द एंगुलर मैग्निफिकेशन. अब बात सारी ये है कि जैसे ही आपके सामने सवाल आया तो आपको पता होना चाहिए जो एंगुलर मैग्निफिकेशन है उसका फॉर्मूला होता है FO डिवाइड बाय FE. तो अगर मैं FO और FE मालूम कर लूँ तो प्रॉब्लम सॉल्व हो जाएगी। सबसे पहली बात, हम यहाँ पर इसको कन्वर्ट कर लेते हैं मीटर्स में, डिवाइड बाय 100 करके, ये बराबर हो जाएगा 0.3 मीटर्स के। ठीक है, और अब इधर आ जाओ, फोकल लेंथ मालूम कर सकते हैं अगर हम पावर का रेसिप्रोकल करें, तो पावर ऑब्जेक्टिव की है तो फोकल लेंथ भी ऑब्जेक्टिव की आएगी। ये हो जाएगा 1/4, और 1/4 का मतलब होता है 0.25 मीटर्स। ठीक है जी, ये आ गई फोकल लेंथ। अब जो लेंथ का फॉर्मूला है, लेंथ ऑफ टेलीस्कोप बराबर होता है FO प्लस FE के। तो लेंथ कितनी है? लेंथ है हमारे पास 0.3, FO हमने मालूम करा अभी 0.25, और FE मालूम करना चाह रहे हैं हम। FE को अलग करेंगे तो FE बराबर आ जाएगा 0.3 माइनस 0.25, ये हो जाएगा 0.05। किस चीज़ का आंसर आ गया? FE का आंसर आ गया। FE भी है हमारे पास, और हमारे पास FO भी हमने मालूम कर लिया था। FO कहाँ मालूम किया है? ये FO ही मालूम कर लिया। इक्वेशन 1 के अंदर अगर वैल्यूज पुट करते हैं तो m बराबर हो जाएगा, FO की जगह पर आ जाएगा 0.25 डिवाइडेड बाय FE की जगह पे आ जाएगा 0.05, और जब दोनों को डिवाइड कराएंगे तो हमारे पास आंसर आ जाएगा मैग्निफिकेशन का 5। तो करेक्ट आंसर 5 होना चाहिए, मैग्निफिकेशन इज 5। ठीक है, और अगर दूसरे तरीके से सॉल्व करना है, अगर आप इसको फोकल लेंथ में नहीं करना चाहते तो PE डिवाइड बाय PO भी होता है। तो बहरहाल जिस तरीके से आपको इजी लगे, कन्वीनियंट लगे, सॉल्व कर सकते हैं। क्वेश्चन नंबर 33. ट्रांसवर्स नेचर ऑफ लाइट इज प्रूव्ड विद द इंटरफेरेंस ऑफ लाइट, डिफ्रेक्शन ऑफ लाइट, पोलराइजेशन ऑफ लाइट. याद रखिए, वेव्स चाहे ट्रांसवर्स हों चाहे लॉन्गिट्यूडनल हों, वो इंटरफेरेंस करती हैं कंस्ट्रक्टिव और डिस्ट्रक्टिव, वो डिफ्रेक्शन करती हैं अराउंड एनी ऑब्स्टेकल, बट पोलराइजेशन जो है, यानी कि पोल्स में डिवाइड होना, ये ट्रांसवर्स नेचर की ही सलाहियत है, जो कि लाइट तभी तो करती है, साउंड कभी भी पोलराइज नहीं हो सकता, इसको जहन में रखना है। क्वेश्चन नंबर 34. टू कन्वर्ट गैल्वानोमीटर इनटू एमीटर द शंट रेजिस्टेंस इज कनेक्टेड डैश टू द गैल्वानोमीटर. अगर हम चाहते हैं किसी गैल्वानोमीटर को एम मीटर में कन्वर्ट करना, तो हमें एक शंट रेजिस्टेंस जोड़नी पड़ती है पैरेलल टू द गैल्वानोमीटर. ठीक है भाई, पैरेलल जोड़ना पड़ता है। बना के दिखा दूं ताकि थोड़ा सा रिकॉल हो जाए। अगर गैल्वानोमीटर है हमारे पास और मैं चाहता हूं कि कन्वर्ट हो जाए एम मीटर में, एक शंट रेजिस्टेंस यानी कि RS उसके पैरेलल लगाते हैं, और फिर यही चीज़ कन्वर्ट हो जाती है
एमीटर में। क्वेश्चन नंबर 35, टू कन्वर्ट ऑल्टरनेटिंग करंट टू डायरेक्ट करंट इज यूज्ड। अगर हम चाहते हैं ऑल्टरनेटिंग करंट को डायरेक्ट करंट में कन्वर्ट करना तो हमें लगाना पड़ता है रेक्टिफायर। रेक्टिफायर क्या करता है? रेक्टिफायर करता है रेक्टिफिकेशन, और जब वो करता है रेक्टिफिकेशन तो रेक्टिफिकेशन का मतलब यही होता है कि ऑल्टरनेट करंट को हम कन्वर्ट करते हैं डायरेक्ट करंट में, जैसे कि लैपटॉप के चार्जर में, जैसे कि मोबाइल फ़ोन के चार्जर वगैरह के अंदर एसी को डीसी में कन्वर्ट करते हैं। क्वेश्चन 36, द ग्राफ बिटवीन द डिस्प्लेसमेंट, इधर डिस्प्लेसमेंट है x और इधर टाइम आ रहा है t x एक्सिस के अंदर, फॉर अ पार्टिकल मूविंग इन अ स्ट्रेट लाइन एज शोन इन फिगर। तो इस पूरे प्रोसेस के अंदर इंटरवल o से लेके a तक का है। देखो ये जो है ना डिवाइड किया गया है o से लेके a से लेके b और यहाँ तक आ गया, फिर b से लेके c यहाँ तक आ गया, फिर c से लेके d इधर आ गया। अब ये बताना है कि कौन सी बात जो है वो करेक्ट लिखी हुई है कि एक्सेलरेशन पार्टिकल की कैसे होगी o से लेके a तक। तो देखो o से लेके a तक जो है वो यहाँ पर आप देख सकते हो कि बिल्कुल स्ट्रेट ग्राफ ऊपर जा रहा है, जो कि इस बात को जाहिर करता है कि जो एक्सेलरेशन है वो पॉजिटिव है। ठीक है, a से लेके b तक आप देखो कि डिस्टेंस में कोई फर्क नहीं आ रहा, तो एक्सेलरेशन इस केस के अंदर जीरो होगी। फिर बी से लेके सी जा रहा है, थोड़ा सा जा रहा है लेकिन पॉजिटिव ही जा रहा है, नेगेटिव होता तो वो कुछ इस शेप में जाता और वो नहीं हो रहा है ऐसा। और फिर क्या हो रहा है हमारे पास, फिर जा रहा है सी से लेके डी तक, और सी से लेके डी तक भी आपको नजर आ रहा है पॉजिटिव एक्सेलरेशन है। ये भी पॉजिटिव चल रही है, ये भी पॉजिटिव चल रही है इसी तरीके से। तो इसका मतलब हमारा आंसर क्या बनेगा? हमारा आंसर हो जाएगा ए, पॉजिटिव है, फिर जीरो है, फिर थोड़ी सी ऊपर जा रही है पॉजिटिव, और फिर ऊपर जा रही है पॉजिटिव हो जाएगा। 37 पर आ जाओ। विच ऑफ द फॉलोइंग न्यूटन्स लॉ इज ऑल्सो कॉल्ड लॉ ऑफ इनर्शिया। लॉ ऑफ इनर्शिया बेसिकली न्यूटन्स फर्स्ट लॉ ऑफ मोशन को कहते हैं। लॉ ऑफ इनर्शिया तो कॉमन सी बात है। क्वेश्चन नंबर 38, एरिया बिटवीन द वेलोसिटी टाइम एक्सिस इन द वेलोसिटी टाइम ग्राफ इज न्यूमेरिकली इक्वल टू डैश ऑफ एन ऑब्जेक्ट, इट इज कॉल्ड, सॉरी गलत जगह कर दिया, डिस्टेंस। बेसिकली जब भी हम मिसाल के तौर पे ये ग्राफ आ गया इस तरीके से, और इस तरीके से एक स्ट्रेट लाइन बन रही है, ये आ गया वेलोसिटी, ये आ गया टाइम, तो ये जितना भी एरिया होता है ना यहाँ पे दरमियान में, वो होता है बेसिकली वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं। वेलोसिटी को टाइम से मल्टीप्लाई करते हैं तो डिस्टेंस ही तो आता है, जो कि जनरली फॉर्मूला है वेलोसिटी इनटू टाइम। दैट्स वाई करेक्ट आंसर होगा डिस्टेंस। क्वेश्चन नंबर 39, अ बॉल इज प्रोजेक्टेड विद काइनेटिक एनर्जी E at an angle 45 degrees to the horizontal at the highest point during its flight। काइनेटिक एनर्जी क्या हो जाएगी? तो देखिए जब हम लॉन्च करते हैं ना किसी प्रोजेक्टाइल को, तो यहाँ पर उसका x कंपोनेंट भी होता है और उसका y कंपोनेंट भी होता है। तो काइनेटिक एनर्जी x में भी होती है और y में भी होती है, दोनों वेलोसिटीज की होती है, टोटल वेलोसिटी ज़्यादा होती है। लेकिन जब वो पहुँचता है अपने टॉप पॉइंट पे, तो वहाँ पे y कंपोनेंट जो है वो जीरो के बराबर हो जाता है, सिर्फ कौन सा कंपोनेंट रह जाता है? x कंपोनेंट। तो जितनी भी हमने, और x तो चेंज होता नहीं है, सिर्फ y यहाँ पर जीरो हो गया, तो इसका मतलब जितनी काइनेटिक एनर्जी स्टार्टिंग में थी E के बराबर, टॉप पॉइंट पे पहुंच के उसकी काइनेटिक एनर्जी जो है उसकी आधी रह जाएगी, जो कि सिर्फ x एक्सिस वाली रह जाएगी। सो करेक्ट आंसर हो जाएगा E डिवाइडेड बाय 2। क्वेश्चन नंबर 40, एट विच एंगल रेंज ऑफ प्रोजेक्टाइल बिकम्स मैक्सिमम। किस एंगल पर फेंके प्रोजेक्टाइल को तो मैक्सिमम डिस्टेंस ट्रेवल करता है, रेंज मैक्सिमम ट्रेवल करता है, वो है 45 डिग्रीज। क्वेश्चन नंबर 41, इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स ऑफ सिंपल हार्मोनिक मोशन इज मैक्सिमम। इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स का फॉर्मूला होता है F इज इक्वल टू के एक्स। फोर्स मैक्सिमम कब होगी? के तो कांस्टेंट होता है, x पर डिपेंड कर रही है, x ज्यादा तो फोर्स ज्यादा, x जीरो तो फोर्स भी जीरो। जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होती है, जब डिस्प्लेसमेंट जीरो होती है, जब हाफ होती है। सही बात यह है कि जब डिस्प्लेसमेंट मैक्सिमम होगी तो जो इलास्टिक रीस्टोरिंग फोर्स होगी सिंपल हार्मोनिक मोशन में या स्प्रिंग की जो फोर्स होगी वो भी मैक्सिमम होती है। नंबर 42, इन सिंपल पेंडुलम विच कंपोनेंट ऑफ वेट बिकम्स कॉज ऑफ इट्स मोशन। तो सिंपल पेंडुलम की डेरिवेशन के अंदर आप जरूर देखोगे कि वहां पे जो कंपोनेंट होता है जो कि बेसिकली जिसकी वजह से मोशन होता है वो होता है mg sin थीटा। अब आपको मैं इसको समझा दूं अगर आपको पूरी बात नहीं मालूम। कौन सा है ये? 42 के बारे में समझा रहा हूँ। पेंडुलम है, इस तरीके से होगा, इस तरीके से जब मूव कराएंगे तो वेट वैसे तो डाउनवर्ड एक्ट करता है, लेकिन उस वेट के दो कंपोनेंट्स हो जाते हैं, एक थ्रेड की सीध में हो जाता है पैरेलल और एक हो जाता है उसके परपेंडिकुलर। ये एंगल परपेंडिकुलर है, इसको बोलते हैं W पैरेलल, इसको बोलते हैं W परपेंडिकुलर। और क्योंकि एंगल बन रहा है इस तरफ, ये एंगल बन रहा है थीटा,
थीटा के सामने वाली साइड, तो ये बराबर होता है W साइन थीटा के, और ये बराबर होता है W कॉस थीटा के। तो ये जो है ना W पैरेलल, इसको तो जो रस्सी के अंदर टेंशन होती है वही बैलेंस कर देती है। सिर्फ जो मोशन होता है ना, जो कि पेंडुलम इस तरीके से मूव करता है, वो इस कंपोनेंट की वजह से करता है, यानी कि W परपेंडिकुलर की वजह से वो होता है W साइन थीटा, या उसको हम कर सकते हैं mg साइन थीटा, जो कि मैंने यहाँ पे लिखा भी है ना। क्वेश्चन 43, व्हेन अ वायर इज स्ट्रेच्ड, अगर किसी वायर को स्ट्रेच करते हैं तो उसका रेडियस जो है और r/2 हो जाता है, तो नई रेजिस्टेंस कितनी होगी? तो रेजिस्टेंस बराबर होती है रॉ L ओवर A, तो ये हो जाएगा रॉ L ओवर पाई आर स्क्वायर। अब ये कह रहे हैं कि R जो है वो हमने कितना कर दिया, r/2 कर दिया, तो ये कितना हो जाएगा, ये हो जाएगा रॉ L पाई, और ये हो जाएगा r/2 का स्क्वायर। r/2 का स्क्वायर का मतलब हो जाएगा रॉ L पाई आर स्क्वायर ओवर 4। डिवाइड से मल्टीप्लाई में लेके जाएंगे, 4 ऊपर जाके मल्टीप्लाई हो जाएगा, जो जाहिर करेगा कि अब जो रेजिस्टेंस है वो 4 गुना हो जाएगी, क्योंकि जो रेजिस्टेंस है वो आधी जो रेडियस है वो आधा हो गया है। ये जो एरिया का फॉर्मूला है पाई आर स्क्वायर, स्क्वायर की वजह से 4 टाइम्स हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 44, 100 टर्न्स हैं कॉइल के, ओके जनरेटर के। ये आ जाओ 44 को सॉल्व करते हैं। 44 क्या क्या बना हमारे पास, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ कॉइल हैं, कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, ठीक है 100 टर्न्स हो गए। उसके बाद एरिया कितना है, 500 सेंटीमीटर स्क्वायर, एरिया है 500 सेंटीमीटर स्क्वायर। नेक्स्ट मैग्नेटिक फील्ड है 0.06, मैग्नेटिक फील्ड है 0.06 वेबर पर मीटर स्क्वायर या टेस्ला। हाउ फास्ट मस्ट द कॉइल बी रोटेटेड इन ऑर्डर टू जनरेट मैक्सिमम वोल्टेज, ई जो प्रोड्यूस हो मैक्सिमम, वो प्रोड्यूस होना चाहिए 150 वोल्ट। तो ओमेगा कितना होना चाहिए, रेडियन पर सेकंड बेसिकली मालूम करना है, सही जवाब। एरिया को कन्वर्ट कर लो, उधर गलती ना हो जाए। एरिया को कन्वर्ट करने के लिए क्या करेंगे, 2 मरतबा डिवाइड बाय 100 कराना पड़ेगा, क्योंकि सेंटीमीटर स्क्वायर लिखा हुआ है ना, तो 2 मरतबा हमें इसको डिवाइड करना पड़ेगा। ये बन जाएगा कितना, ये कैंसिल हो जाएगा, 2 0 से 2 0 कैंसिल, ये क्या बन गया, ये बन गया हमारे पास 5, और ये हो जाएगा 5 एक्सपोनेंट कितना, ये ऊपर जाके 2 हो जाएंगे, -2 मीटर स्क्वायर। फॉर्मूला क्या है ऑल्टरनेटिंग करंट जनरेटर का, ईएमएफ बराबर होता है एन ए ओमेगा बी, और हमें वैल्यू चाहिए ओमेगा की, तो ईएमएफ को डिवाइड कराएंगे एन ए बी से, ओमेगा की वैल्यू आ जाएगी, ओमेगा बराबर आएगा 150 डिवाइडेड बाय एन कितने हैं, नंबर ऑफ टर्न्स 100 है, एरिया कितना है, एरिया है हमारे पास 5 एक्सपोनेंट माइनस का 2, और हमारे पास आ रहा है मैग्नेटिक फील्ड 0.06। ठीक है, इसको सिंप्लीफाई कर लेते हैं। $500 क्या, रेडियन पर सेकेंड। ठीक है, इसको ओमेगा को ढूंढना पड़ेगा, 500 रेडियन पर सेकेंड। 45 X-rays having minimum wavelength and maximum frequency is directly proportional to the accelerating voltage। एक्सपेरिमेंट से जाहिर होता है कि जो एक्सेलरेटिंग वोल्टेज दिया जाता है, जो मिनिमम वेवलेंथ होती है, मैक्सिमम फ्रीक्वेंसी होती है, वो डायरेक्टली डिपेंड करती है एक्सेलरेटिंग वोल्टेज पे। नंबर 46, कैंसेरियस थायराइड इज ट्रीटेड विद रेडियो एक्टिव आइसोटोप। कौन सा वाला रेडियो एक्टिव आइसोटोप होता है, 53, 131, कोबाल्ट 60, आयोडीन 60 या आयोडीन 50, 135। तो ये वाला आयोडीन जो है इस्तेमाल होता है फॉर ट्रीटिंग द कैंसेरियस थायराइड। 47, रेडियो एक्टिविटी इज अफेक्टेड बाय टेम्परेचर, प्रेशर, ह्यूमिडिटी, नन ऑफ दीज। रेडियो एक्टिविटी इसमें से किसी से भी इफेक्ट नहीं होती। वजह यह है, देखो रेडियो एक्टिविटी की डेफिनेशन क्या है, द स्पॉन्टेनियस डिसइंटीग्रेशन ऑफ, है ना, डेफिनेशन में स्पॉन्टेनियस आ रहा है, ये काम खुद ब खुद होता है, किसी भी फैक्टर पर डिपेंड नहीं करता है। रेडियो एक्टिविटी किसी भी इन फैक्टर्स पर डिपेंड नहीं करता जो एक्सटर्नल फैक्टर्स होते हैं, ये एक स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है। 48, the percentage of the original quantity of the radioactive material left after 5 half lives, 5 होंगी, 5 half lives is approximately कितना रह जाएगा, 1% रह जाएगा, 3% रह जाएगा, या 5% रह जाएगा, या 20% रह जाएगा, ये हमें मालूम करना है। तो मिसाल के तौर पे अगर हमारे पास एक सब्सटेंस है जिसका मास जो है वो इनिशियली m है, 5 हाफ लाइफ के बाद वो कितना रह जाएगा, पहली हाफ लाइफ के बाद वो रह जाएगा, ये m है,
पहली हाफ लाइफ के बाद रह जाएगा m/2, दूसरी हाफ लाइफ के बाद रह जाएगा m/4, तीसरी हाफ लाइफ के बाद रह जाएगा m/2 यानी कि 8, 1 2 3 हाफ लाइफ हो गई, फिर रह जाएगा m/16, फिर रह जाएगा m/32। ठीक है ना, यानी कि 1/32 हो जाएगा ये। अब 1/32 अगर आप मालूम करोगे 0.031 के बराबर आएगा। ठीक है, और 0.031 का मतलब क्या हो गया कि अगर उसको परसेंटेज वाइज निकालना है तो ये बराबर हो जाएगा, सॉरी इसको मल्टीप्लाई कराएंगे 100 से तो 1 2, ये हो जाएगा ऑलमोस्ट 3.1%। सिर्फ 3% रह जाएगा अगर वो अपनी 5 हाफ लाइफ गुजार लेगा। ये हर एलिमेंट की बात हो रही है, यहाँ पे कोई भी हाफ लाइफ पे डिपेंड नहीं कर रहा कि हाफ लाइफ कितनी है, हमेशा हमेशा 3% के करीब रह जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एन एप्लीकेशन ऑफ इलेक्ट्रोस्टैटिक्स? फोटोकॉपी मशीन के अंदर होता है, लेजर में भी होता है, इंकजेट में भी होता है, इसका मतलब करेक्ट आंसर है ऑल ऑफ दीज। ठीक है, फाइनली क्वेश्चन नंबर 50 जो कि आखिरी मल्टीपल चॉइस क्वेश्चन है फिजिक्स का। बेल इज द यूनिट ऑफ, बेल जो है वो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट है। जो इंटेंसिटी लेवल होता है, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का नहीं होता, इंटेंसिटी ऑफ साउंड का वॉट पर मीटर स्क्वायर है। ठीक है ना, तो इंटेंसिटी लेवल का यूनिट होता है बेल। ओके जी, तो ये हो गए तमाम के तमाम वो एमसीक्यूज जो कि फिजिक्स से रिलेटेड थे और टेस्ट में आए, ईकेट वाले टेस्ट में। आई होप आप लोगों ने करेक्शन करी होगी और प्रैक्टिस के मुताबिक आप लोगों के आंसर्स भी सही हुए होंगे। ठीक है, सो आज की वीडियो के लिए इतना ही काफ़ी है। अल्लाह हाफिज़।